घमंडी लड़की वर्सेस कैब ड्राइवर। रीना एक बहुत ही घमंडी लड़की थी और जिद्दी भी। वह अपनी माँ का भी कहना नहीं मानती थी, जो वो कहती उसको गलत साबित करती थी। रीना, तुम इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, अब तुम बड़ी हो गई हो। क्या मामी, आप भी कैसी बात करती हो? आपको क्या पता, आजकल यही सब कुछ चलता है। मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। बेटा, स्टैंडर्ड तो ठीक है, पर माहौल भी तो देखो। हाँ हाँ, सब ठीक है, देखा है आपका माहौल। रीना अपने छोटे कपड़ों में ही घर से बाहर निकल जाती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में घुल मिल जाती है। पार्टी में जाकर वह ड्रिंक करती है, जो कि ज्यादा ही हो जाता है। उसे अपना ही होश नहीं रहता और वो नशे में धुत होकर एक कैब वाले को घर जाने के लिए हाथ दिखाती है। हाँ जी मैम, कहिए, आपको मैं कहाँ छोड़ दूँ? मुझे घर जाना है। कहाँ है आपका घर? मुझे नहीं पता, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलो। मैडम, आपको जाना कहाँ है? मुझे अशोक मोहल्ला जाना है, मुझे जल्दी से छोड़ दो। रमेश अशोक मोहल्ला की तरफ अपनी कार को मोड़ देता है और जैसे ही अशोक मोहल्ला आता है, मैडम, आपका मोहल्ला आ गया है। रीना नशे की हालत में झूमती हुई रमेश को कुछ पैसे देती है। ये लो तुम्हारा किराया। मैडम, मेरे पास खुले नहीं है। तुमसे खुले कौन मांग रहा है? रखो इन्हें अपने पास। रीना जैसे ही लड़खड़ाती हुई जाने लगती है, रमेश उसको पकड़ लेता है। मैडम, आप तो चलने की हालत में नहीं है। आओ, आपको घर छोड़ देता हूँ। तुम छोटे लोग मुझे मेरे घर में छोड़ोगे? जाओ, अपना काम करो। मैडम, सब देख रहे हैं। तो देखने दो। तभी वहाँ एक बारात आ रही होती है। रीना बारात में गाड़ी के ऊपर नाचना शुरू कर देती है। मैडम, आप नाच किस लिए रही हो? चलो घर चलो, आओ गाड़ी से उतरो। आज मेरी शादी है ना, तो मेरा नाचना तो बनता ही है ना? चलो अब घर चलो, तुम होश में नहीं हो। और उसका हाथ पकड़ लेता है। रीना अपना हाथ छुड़ा देती है। रमेश जैसे ही हाथ छुड़ाता है, वह लड़खड़ा कर गिर जाती है। रमेश उसको उठाकर उसके घर पहुंचा देता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। कविता दरवाजा खोलती है तो रमेश के हाथों रीना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, रीना, रीना, क्या हुआ? रीना बेहोश होती है। माँ जी, ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी है, पर इसे हुआ क्या है? और तुम्हें ये कहाँ मिली? क्या हुआ इसे? माँ जी, ये मुझे नशे की हालत में मिली थी। मैं नहीं आ रहा था, पर मैंने इन्हें इस हालत में सड़क पर छोड़ना सही नहीं समझा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी बेटी को घर तक छोड़ा। इसने इतनी शराब पी कहाँ से? रमेश वहाँ से चल देता है। कविता रीना को घर के अंदर ले जाती है, नींबू पानी पिलाती है, जिससे उसे होश नहीं आता। अगले दिन जब रीना को होश आ जाता है, मैं कहाँ हूँ? और मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। सर तो तेरा फटना ही चाहिए, तूने काम ही ऐसे किए हैं। क्या किया है मैंने जो सुबह सुबह शुरू हो गई? पता है रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था रात को? रात को तूने इतनी शराब पी रखी थी कि तेरा चलना भी मुश्किल था। वो तो भला हो उस कैब वाले का जो तुझे घर तक छोड़कर गया, नहीं तो पड़ी होती तू किसी सड़क के किनारे और ना जाने तेरे साथ क्या हुआ होता। माँ, मुझे सच में कुछ याद नहीं कि रात को क्या हुआ था। और वो कैब वाला कौन था? पता नहीं, वो तुझे छोड़कर चला गया। बेचारा बहुत शरीफ था। कविता अपने काम में लग जाती है। रीना नहा धोकर दोबारा तैयार होकर घर से निकलती है। जैसे ही वह घर से निकलती है, रास्ते में एक कैब से टक्कर होते होते वो बच जाती है और रीना को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में दमदमाती हुई उसकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है। कैब वाला और कोई नहीं, रमेश ही होता है। मैडम, मेरी गाड़ी की चाबी क्यों निकाल ली आपने? तुझे दिखाई नहीं देता? मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो उसका खामियाजा कौन भरता? मैडम, मैं आपको क्यों मारूंगा? आप उल्टी दिशा में चल रही थी। गलती करने के बाद मुझसे जबान लड़ाता है। और रीना रमेश को कई थप्पड़ मार देती है।
वहीं पास में एक पुलिस वाला आ जाता है और घटना को जाने बिना रमेश को पुलिस स्टेशन ले जाता है। जब कविता को इस बारे में पता चलता है तो वह भी पुलिस स्टेशन आ जाती है। रीना, ये सब क्या है? माँ, एक तो ये गलती करता है, ऊपर से जबान चला रहा था। देखो ना, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाते चढ़ाते रह गया। मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो उसके बाद अपनी गलती भी नहीं मानता, तो मैंने इसकी पुलिस कंप्लेन कर दी है। तू जानती भी है इसको? ये कौन है? मुझे क्या करना है इसको जानकर? ये वही कैब वाला है जिसने तुझे नशे की हालत में घर पहुंचाया था। चाहता तो ये कल रात ही तेरे साथ कुछ भी कर सकता था, पर ये शरीफ इंसान है, तुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ये क्या कह रही हो माँ? मैं सच कह रही हूँ। अगर ये नहीं होता तो तू भी नहीं होती कल रात। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया और तुम्हारी बेइज्जती के साथ साथ तुम्हारी पिटाई भी की। मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैडम, वो सब तो ठीक है, पर किसी के ईमानदारी का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बेईमान हो जाए। आपने मेरी गाड़ी की चाबी लेकर मेरी बहुत बेइज्जती की, फिर भी मैं नारी का सम्मान करता हूँ। चाहता तो मैं भी आप पर हाथ उठा सकता था, पर ये मेरा ईमान नहीं है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के बाद मैं किसी से भी इस तरह का व्यवहार नहीं करूँगी और तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट मैं वापस लेती हूँ। मुझे माफ कर दो। रीना अपनी पुलिस कंप्लेंट वापस ले लेती है और पुलिस रमेश को रिहा कर देती है। अब रीना का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपनी माँ के अनुसार ढल जाती है, जिससे वह बहुत ही अच्छी लड़की बन जाती है। और ये देखकर कविता भी खुश रहती है। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ?
क्यों खड़ी है? माँ, भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा, किचन में जा और खाना रखा है, उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओह हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा, आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है।